हाइड्रेट भी रखना है, ये भी आप देखें कि हमें पानी का कितना इस्तेमाल करना है, खाने में क्या खाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमें खुद फोकस करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, सारे मामलात खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। तो अब हमारे साथ जो फर्स्ट हाफ के हवाले से जो मेहमान मौजूद है, मैं उनको दावत दूंगी। सबसे पहले तो इख्तियार बेग साहब, उनको दावत देती हूँ, साथ ही शेर मोहम्मद खावर साहब हैं, उनको भी दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का। स्पेशली हम जो बात जो शुरू हमने की वो बच्चों के हवाले से कि बच्चों को जो है हम समर वेकेशन में उनके लिए बड़ा हम सोच रहे थे कि किस तरह से उनको जहाँ टाइम उनका स्पेंड हो समर वेकेशन में, टाइम ज़ाया नहीं, लेकिन साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम के हवाले से, स्पेशली अखलाकियात के हवाले से, जो हमारी एवरीडे रूटीन में जो शामिल होता है उसके हवाले से ज़रूर बताना चाहिए। क्या कहेंगे? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो छुट्टियाँ आती हैं ये टाइम अगर प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो जाए तो बच्चों की नशोनुमा में, उनकी तरबियत में बड़ी मदद देता है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का बिल्कुल दिल चाहता है इसमें वो एंजॉय करें, फ़न करें, विच दे डिज़र्व, क्योंकि वो सुबह उठ के जाते थे। लेकिन साथ ही साथ एक शेड्यूल दिया जाए, उन्हें ऐसी किताबें ला के दे दी जाएँ, ऐसी कॉमिक्स ला के दे दी जाएँ जिसमें कुछ प्रोडक्टिव और कामयाब बातें वो बच्चों को सीखने को मिले। बैठकर उनके साथ वो बातें डिस्कस भी करें, जी बिल्कुल बिल्कुल। एहसास हो जरा कि बच्चों लेकिन पेरेंट्स इंटरेक्शन तो इससे ज़्यादा मौसर कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो नंबर 1 है और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है कि दोनों वालिदैन जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, उनकी तो छुट्टियां नहीं होती हैं, उनका वही शेड्यूल है, गए शाम में आए, खाना ना पकाया, ये वो, तो उसमें अब बच्चे पूरे दिन घर पे होते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम दें कि जहाँ पे बच्चे की एक लर्निंग होती रहे, वो वक्त ज़ाया ना हो कि बच्चे पूरे दिन जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ अच्छी किताबें, कॉमिक्स या टीवी के प्रोग्राम, सीडीज़ डीवीज़ बच्चों के बहुत तरबियती अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा सिर्फ मालूम करना पड़ता है सिस्टम में जाके, वो उन बच्चों को दें। और वो मैं समझता हूँ जो लर्निंग है बच्चों की इतनी फास्ट है हमारे बच्चों की, आपने एक बार उन्हें सही डगर पे डाल दिया और फिर उन्होंने दौड़ना है और उसके में एडिक्शन हो जाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे वो इतने ज़्यादा। लेकिन उसमें स्ट्रीम में लाना ये आपका काम है, ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, जरूर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके आने वाले मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। हम छुट्टियों में बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन तरबियत के हवाले से एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। ये बच्चे जो हैं ये कल के जिम्मेदार भी हैं, मेमार भी हैं, मुस्तकबिल भी हैं। इनके अंदर समझदारी, अक्लमंदी और दानिशमंदी पैदा करना वक्त का तकाजा है। इन्हीं बच्चों की कल को शादियां होंगी। आजकल डाइवर्स रेट बढ़ रहा है, यही कल रोजगार पे जाएंगे, यही अपने खानदान और मुल्क की बागडोर संभालेंगे। जरूरी ये है कि इनको दीन की बातें भी बताई जाए और दुनिया के अहम मसाइल और जिम्मेदारियों और मसाइल का हल शुरू से बताया जाए। हुजूर अकरम नबी करम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें बेहतरीन चीज जो है वो अच्छी तालीम और तरबियत है। और हकीकत यही है, जो बच्चा तरबियत से लैस हो वो न सिर्फ अपने खानदान को, वालिदैन को संभालता है, बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतरीन साबित होता है। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो आज जवानी की तरफ जा रहा है वो इंशाअल्लाह इस मुल्क का मेहमान और मुस्तकबिल और जोश और वलवले से अज़म हो और उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह, बिल्कुल जी। और आपको एक मिसाल भी मैं दूं, और यहाँ पे एक मिसाल मेरे अपने सामने, हमारे एक मेरी फ्रेंड के जो है ना भाई हैं, वो इतने गुस्से वाले हैं, हर जगह जाते हैं ना वो अपनी जॉब छोड़कर आ जाते हैं, और वो जॉबलेस हैं। क्यों? क्योंकि अपने एटीट्यूड्स की वजह से बचपन से इतना उनको लाड मिला, और वो बिल्कुल भी मतलब जो बात होती है ना कि आपने गुस्सा नहीं करना, ये तरबियत देना, वो उस तरबियत में उनकी वो चीज़ शामिल नहीं थी। तो हमेशा वो गुस्सा करते हैं हर जगह पर, अच्छा हो बुरा हो कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं और बस वो लड़ते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ थोड़ी सी रही कि एक चीज़ शुरू हुई और यूरोप में तो ये बहुत इफेक्टिव है, वॉलंटरी काम करना छुट्टियों में। जी जी बिल्कुल। और हमारी मेक ए विश फाउंडेशन एक है, इश्तियाक साहब उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वॉलंटियर्स की हो रही है मेक ए विश में। हम आना चाहते हैं बीमार बच्चों के लिए, हम उनके साथ उनको हेल्प करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ट्रेंड है, और उसमें इदारों जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं उस स्कूलों में क्रेडिट्स दिए जाती हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाता है। तो बाहर तो छुट्टियां आने से पहले ही लोग इंटर्नशिप एंड वॉलंटियर्स के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं ताकि वक्त ज़ाया नहीं हो। हमारे ये ट्रेंड है, लेकिन जो अच्छे इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू अभी भी वॉलंटरी काम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो आती हैं एक नोबल कॉज के लिए। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। ये 2 महीने
एक नेमत के तौर पर लेना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल से घर में रहता है तो उसको घर में वालिदैन को टाइम देना चाहिए उसकी तरबियत की तरफ। और जो बेसिक चीज़ें हैं इस्लाम की, जिनमें हुकूकुल इबाद की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, बेग साहब ने भी वहीं उसी की तरफ ध्यान दिया कि जो रज़ाकाराना तौर पर जाते हैं लोग, हॉस्पिटल में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये सब हुकूकुल इबाद में आता है। और हम उस वक्त तक एक अच्छे शहरी या अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हमारा पड़ोसी हमसे खुश न रहे। तो इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें आजकल जो पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से जो इलाज मुआलजे के सिलसिले में, और अभी तो चंद दिन कबल बेतहाशा अद्वियात के दामों में इजाफा कर दिया गया है, लोगों की कमर टूटी हुई है, तो उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, लोगों की मदद हम तो करनी कहते हैं चाहिए। बीमारी ना हो ना, अपने आप का अपनी सेहत का इस हद तक ख्याल रखें। एक बहुत बड़े लीडर हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनके पास एक डेलीगेशन आया कि हम एक बहुत बड़ा अस्पताल तामीर कर रहे हैं, आपने उसका संग बुनियाद रखना है। कहा है कि मुझे खुशी होती अगर आप मुझे आज ये कहने आते कि आज एक बहुत बड़ा अस्पताल हम बंद कर रहे हैं, उसको ताला लगाना है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। सर ये क्या मतलब? कहा है कि इतनी बीमारियां, इंडिकेशन है आप बहुत बड़ा अस्पताल, कि हमारा जो समाज है वो सेहतमंद नहीं है, हमारे लोग बीमार हैं, इन बीमारियों को ख़त्म करो ताकि अस्पताल खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारा तो मकसद ही, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने शो में भी वो अवेयरनेस दें कि लोग जो हैं वो बीमारियों से दूर जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभी मैंने जिस तरह शुरू इंट्रो में एक बात कही थी कि जब लोगों को ये बात समझाई भी जाती है तो क्या है, ज़िंदगी तो एक ही तरह, खाएंगे पिएंगे, बीमार होंगे तो देखी जाएगी। ये जो एटीट्यूड्स है ना, इनको भी हमें बदलने की ज़रूरत है। याया साहब ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम नाजिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। याया बेग साहब को, दोनों मेहमानों को सलाम हो, और अगर खालिद साहब सुन रहे हैं तो उनको भी मेरा बहुत सलाम हो, कराची के पूरे कराची की तरफ सलाम जी। मैं नाजिया कहना ही चाहूँगा, बच्चों के हवाले से आप कह रही हैं ना बात, वो यकीनन बात है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी तालीम भी दिलवा रहे हैं, आज पैसा भी उनके पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके चीज़ें भी लेके दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप इखलाकी तरबियत का बड़ा फुकदान है। और जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अब रमज़ान आ रहा है, तो हम लोग बेसिकली हमारा सारा एम्फेसिस ये होता है कि हम अफ्तार में क्या खाएंगे या सहरी में क्या खाएंगे, लेकिन असल बात ये थी कि जो रोजे की रूह है ना, वो हमें समझाने की जरूरत है कि बर्दाश्त और एक दूसरे के लिए अपने दिल में जज्बा पैदा करना वो इंतहाई जरूरी है। क्योंकि बात ये कि बच्चा तो एक रॉ होता है ना, हम लोग जो बिहेव करते हैं वो देख रहा होता है, तो मेरे ख्याल में हमें अपने रवैये पे भी नजरसानी की जरूरत है। इस रमजान में हमें ये फैसला करना है कि हम अपने रवैये में क्या तब्दीली लाएंगे। अगर हम ट्रैफिक में हैं तो हम सब्र करेंगे, अगर हमारी गाड़ी थोड़ी सी किसी टकरा गई तो हम उसको गाली गलौज करने के बजाय हम उसको एक बड़े खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, समझा के निकल जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है जो या आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। एक चीज़ और भी कि हमें बचपन से तो जो है ये चीज़ कही जाती थी कि अल्लाह का खौफ है, अल्लाह देख रहे हैं, अपने एटीट्यूड्स ऐसे रखो कि मतलब आपको कोई देख रहा है। और मतलब यहाँ पर जो है ये एटीट्यूड्स तो हमें रवैये जो है बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रहे होते कि कोई देख रहा है तो अपने एटीट्यूड से कर। दूसरा ये कि जिस तरह उन्होंने बात की बच्चों के हवाले से भी कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, और हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि रोल मॉडल, हर शख्स को अपने आप को रोल मॉडल बनाना है। आपने एक अच्छी बात की, खाने के हिसाब से आपने बात की। हज़रत अली का फरमान है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाएं, यानी इतनी ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ें मत खाएं, गोश्त कम इस्तेमाल करें। और आज की मेडिकल साइंस कहती है जितना आप सादा ग़िज़ा लेंगे, सब्जियां लेंगे और तेल और घी का इस्तेमाल कम करेंगे, आपकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, तबई उम्र आपकी बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ तो आजकल बच्चों का तो अगर चिकन नहीं है तो बच्चा तो कुछ घर में खा ही नहीं रहा, ना फिश खा रहा है, ना मटन खा रहा है, ना सब्ज़ी खा रहा है, ना दाल खा रहा है, बस कह रहा है कि चिकन चाहिए। तो हमें बच्चों की जो ये खाने वाने की जो है उनमें करना चाहिए। और दूसरी बात, रमज़ान की बात की याया भाई को शायद ये पता नहीं है कि रमज़ान के इस्तकबाल में 2 हफ्ते से ही
जो चीज़ों के दाम है वो आसमान की छू बिल्कुल, रहे हैं। इस पर तो हमने बात करनी है। अब हम खबरों की जानिब भी आते हैं, तो ये तो हमारे पास एक टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम बहुत सारी दुआएं जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए कि और बड़ा उनका जो है कामयाब ऑपरेशन भी रहा। खबर भी है वज़ीर आज़म के 4 बाईपास कामयाब। इसके हवाले से सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पहले तो उनकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये मेजर ऑपरेशन था। इसमें पहले एंजियोप्लास्टिक उनकी हुई थी, स्टंट डले हुए थे, लेकिन अब इस अरसे के बाद दोबारा ब्लॉकेज हो गया, तो स्टंट दोबारा नहीं डाले जा सकते थे। ये पहले मुआयना हुआ, फिर यही हुआ कि बाईपास किया जाए। तो 4 जगह से बंद थी, तो टांग से वो निकाल के आर्टिलरी जो है वो वहाँ पे लगाई गई है, और 4 घंटे ऑपरेशन रहा। 20 डॉक्टरों की टीम थी, डॉक्टर डेविड ने उसको वो किया, सुपरवाइज़ किया। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इस लिहाज से भी कि इस वक्त हमारे मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट और जो प्लान, जो रोड मैप जा रहा है, वो इस हुकूमत ने इस तरह से उसको कंसीव करा है, इन्हें आगे लेके जाना है। और तमाम सियासी जमातों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतफ़क़ का यही फ़ैसला है कि जमहूरियत में हर हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, ताकि एक मैसेज जाए कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो अगर ये जो दौरा से 3-4 दिन अनसर्टेनिटी थी, स्टॉक एक्सचेंज गिरा है, कल भी गिरा, परसों भी गिरा, उससे पहले भी गिरा है। तो भी जहाँ पे लोगों को ये डाउट होता है कि अल्लाह ना करे अगर तबीयत सही नहीं हुई, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, क्या होगा, हुकूमत टूट जाएगी, क्या हो जाएगा, कौन टेक ओवर कर लेगा, तो ये सब चीज़ें जहर कातिल है हमारे लिए नाज़िया। लिहाजा इनका खात्मा हो गया है, इनका सबका खात्मा हो गया है। और अल्लाह ताला और कौम ने देखा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दोबारा वही लीडर को सेहत देंगे, वो आएगा, और इस सफ़र को जो उन्होंने जारी किया था वो जारी सारी रहेगा। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि सियासी जमातों ने सब ने एक बड़ा जेस्चर दिखाया है, सब ने उन्हें मुबारकबाद दी है, सब ने उनके लिए दुआएं की थी उनकी सेहतयाबी के लिए। और तुर्की के वज़ीर आज़म, रूस के वज़ीर आज़म, ताजिकिस्तान के इमाम बिन रऊफ़ के पर्सनल टेलीफोन पर आए हैं और उन्होंने दुआएं भी की हैं, मुबारकबाद भी दी है, क्योंकि पाकिस्तान की मुस्लिम उम्मा में भी एक निहायत अहमियत हैसियत है। और ये एक टर्निंग पॉइंट था कि वज़ीर आज़म की इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, आज मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को स्टेबल और कामयाब करार दिया है। अब उन्होंने रिकवरी करनी है और उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह वो हुकूमत का मूड संभालेंगे। बजट का भी जो मेन चीज़ थी कि खदशा था कि ये डिले हो जाएगा, वो भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बजट अप्रूवल हो गया है। और वो टेलीफोन के ऊपर जो भी उन्होंने रब्ता रखा था वो कानूनी तकाज़े पूरा करता है। तो बजट भी इंशाल्लाह 3 तारीख को 5 बजे आ रहा है, और उसके लिए तैयार रहें कि क्या अच्छी खबरें आपको मिलती। जी जी जी, खबर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए। ना सिर्फ ये कि मुसलमानों ने मसाजिद में जा कर के, बल्कि हिंदुओं ने, क्रिश्चियनों ने और सिखों ने, हत्ता कि यहूदियों ने भी अपने अपने इबादत घरों में जा कर के उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहूँगा कि क्योंकि वज़ीर आज़म एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुज़रे हैं, पूरी कौम की और दूसरे मज़ाहब के लोगों की जो दियार गैर में रहते हैं उनके साथ दुआएं शामिल हाल थी। जब वो वापस आएँ और 16 अरब रुपए से ज़्यादा का इस मरतबा डेवलपमेंट बजट भी रख रहे हैं, सूबाई हुकूमतों से हमें किसी किस्म की अच्छाई की या बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। लिहाजा इतना करें कम से कम कि जो जितने हमारे डिविजनल हेड क्वार्टर के शहर हैं उनमें हार्ट के, दिल के इतने अस्पताल बना डालें कि जो गरीब आदमी बाहर नहीं जा सकते वो कम से कम अपने ही इलाकों में और मुफ्त में, पैसों पे नहीं, मुफ्त में जा कर के अपना इलाज करवा सकें। कराची में एक इंडस नाम की हॉस्पिटल है, बहुत आलीशान किस्म की सर्विसेज फराम कर रही है, लेकिन उनके पास फिर सहूलियात कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, रश ज़्यादा है। तो उनकी भी ऐसे इदारों की मदद करनी चाहिए जहाँ पर 5-7 लाख रुपए का ऑपरेशन एक पैसा दिए बगैर आदमियों का हो रहा है, लेकिन वो खैराती है।
आप ऐसा करें कि लोग इज्जत नफ्स के साथ जा कर के सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकें, क्योंकि वज़ीर आज़म ख़ुद इस से गुज़रे हैं, इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, उनकी फैमिली गुज़री है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को भी, जो हमेशा बाखबर रहती हैं और मैसेजेस ट्वीट कर रही हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस बार जब वज़ीर आज़म वापस आएँ तो बस ये ऐलान कर दें कि अब दिल के मरीज़ के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उसका इलाज हो जाए। अच्छा जी, जो है स्पेशली अगली खबर की जानिब भी आते हैं, और वो है अंकारा में आर्मी चीफ की तुर्क सदर से मुलाकात, और जो है जी जो फ़ौजी मशकों का जो मुआयना भी जो हुआ है। ये हमारी फ़ौजी मशकों के सिलसिले में आर्मी चीफ वहाँ गए हैं, और न सिर्फ अपने हम मनसब से जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है टर्की का, ये वहाँ के सदर से भी अर्दोगान साहब से मुलाकात हुई है। और तुर्की के साथ फ़ौजी मशक़ें करना हमारे लिए इसलिए से भी बड़ी अहमियत है कि तुर्की, पाकिस्तान, इस्लामिक उम्मा में वो दो बड़ी मुल्क हैं जो एक अहम दिफाई फ़ौज रखते हैं और उनका ख़त्े में असर रसूख है। तुर्की का बलखुसूस यूरोप से, क्योंकि उसका यूरोपियन यूनियन कस्टम का वो मेंबर भी है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है बट यूरोपियन यूनियन कस्टम का मेंबर है, और बॉर्डर उसके यूरोप से लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मशक़ें हम तुर्की के साथ कर रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, और इस दौरे हुकूमत में तुर्की के साथ ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। आपने नोट किया सरमाकारी के लिए भी शहबाज साहब बार बार तुर्की जाते हैं और वहाँ के बिजनेसमैनों से मैं ये कह रहा था कि तुर्की के साथ दिफाई ताल्लुकात हमारे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और दिफाई मशक़ें जो होती हैं जिन ममालिक के साथ की जाती हैं, वो एक स्ट्रेटजिक हिकमत अमली के तहत प्लान होता है कि इस मुल्क के साथ फ्यूचर में क्या हमारा है और क्या हम इसे सीख सकते हैं। टर्की जो है F-16 की ओवरहालिंग कर रहा है आजकल, बहुत आगे चला गया है अपने डिफेंस में, और पाकिस्तान की भी वही सिनर्जी, हम भी F-16 वायर स्क्वाड्रन के साथ जो है हमारी दिफाई एक अहम उसका अंसुर है। तो तुर्की के साथ दिफाई मशक़ें करके हमने न सिर्फ बहुत कुछ सीखना है, बल्कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है पर्टिकुलरली एयरफोर्स में, वो महारत हम हासिल करके अपने आप को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ राहल शरीफ साहब को हेड्स अप टू हिम कि ये इतना ज़्यादा हैट्रिक। और दूसरी चीज़ आपने नाज़े नोट करी, अमूमन चीफ ऑफ आर्मी साहब जब जाते हैं तो हम मनसब से मिलते हैं, मशक़ें देखते हैं, या जो मीटिंग होती है वो करके आते हैं। ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ के सदर ने और वहाँ के वज़ीर आज़म ने इनसे मिले हैं, तबादला ख्याल हुआ और इन्हें वो इज़्ज़त और मुकाम दिया है। तो जनरल राहल को मुस्लिम उम्मा में भी और वैसे भी इंटरनेशनली ग्लोबली एक बहुत अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, खालिद साहब हमारे साथ है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। खालिद साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद साहब, ये अभी आप लोग बात कर रहे थे ये टर्की और उनकी हमारी जो उधर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जी जी, और ये एक बहुत बड़ा वो है कि टर्की भी एक बड़ा इस्लामी मुल्क है और पावरफुल इस्लामी मुल्क है, और पाकिस्तान भी। मैं छोटी सी एक चीज आपसे शेयर करना चाहूँगा जी जी, कि हमारी जो इस वक्त आर्मी है दैट इज 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और टर्किश आर्मी जो है दैट इज 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारी जो एयरफोर्स है दैट इज 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टर्की की जो एयरफोर्स है दैट इज 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारी जो नेवी है दैट इज 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और एटॉमिक पावर अगेन वी आर अमंग द 6 एटॉमिक पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं कि शायद वो कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई उनके जो नेफेरियस डिजाइन्स हैं उनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो वो उतना आसान नहीं है। वो पाकिस्तान के पोटेंशियल के बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड की जो दो बड़ी पावर्स हैं टर्की एंड पाकिस्तान, उन दोनों का इकट्ठा होना और जॉइंट एक्सरसाइजेज करना, और ख़ास तौर पे ये सिर्फ एक कागजी वो नहीं है, जो इन एक्सरसाइजेज में जो एक बॉन्ड और जो एक रिश्ता है, जो एक ब्रदराना रिश्ता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो किसी भी, क्योंकि आजकल टर्की के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, तो ये एक मैसेज है उन तमाम साजिशी पावर्स के लिए, और ये एक बहुत अच्छा वो साइन है कि ये दोनों बड़ी मुस्लिम पावर्स जो हैं ये एक पेज पर हैं
और इकट्ठी एक्सरसाइजेज कर रही हैं। दिस इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि खालिद साहब आपके लिए जो है सलाम भेजा था याया साहब ने भी, जब उनकी कॉल आई थी। मेरा भी मौजूद सलाम है? कह दीजिए उनको। ये इश्तियाक भाई को तो बहुत अप्रिशिएट मैं करते उनका हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी आर लाइक अ फैमिली, हम ये एक प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते, मैं बल्कि बेग भाई बैठे हैं, इश्तियाक भाई भी बड़े दिनों से नहीं आ रहे, हम उनको भी बड़ा मिस करते हैं। जी जी, वो उनका इस साल में से ट्रैवलिंग बहुत रही। नजर नहीं आते, हम इनको भी मिस करते हैं। तो आपके प्रोग्राम की ये खूबी है कि वी आर ऑल लाइक अ फैमिली एंड वी ऑल मिस ईच अदर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इश्तियाक साहब जो उनकी इस साल वाकई ट्रैवलिंग जो है ना, वो अभी मलेशिया गए थे, मेक ए विश की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर वहाँ से चाइना गए और अब दुबई पहुंचे। जी। अच्छा जी, खबर साहब आपकी तरफ। ये जो मशकें हो रही हैं ये एक बैनुल अक़वामी सतह की हैं और कई ममालिक इनमें हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान और तुर्की के जो एक फ्रेंडशिप है, जो बिरादराना रिलेशनशिप है, वो कई डिकेड्स पर मुहित है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि अभी जो तुर्की के प्रेसिडेंट की बेटी की शादी हुई तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वहीं गए, तो उनके दो गवाहों की ज़रूरत होती है। तो लड़की की तरफ से नवाज शरीफ गवाह बने थे। ये रिकॉर्ड की बात है। और अभी जो कल की उनकी मुलाकात हुई है, ना सिर्फ ये कि मशकों के दौरान उन्होंने राहिल शरीफ साहब की तारीफ़ की तुर्की के प्रेसिडेंट ने, जिस तरीके से पाकिस्तान में अमन अमान कायम किया है, कि इनसे अलहदा मुलाकात की। एक तो वहाँ के आर्मी चीफ ने मुलाकात की और एक प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात की, और पाकिस्तान के हवाले से और अमन अमान के क़याम के हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के जो किरदार है, क्योंकि ये तो सब पे वाज़ेह है कि नेटो ये वो जितने फोर्सेस यहाँ रहे, अमेरिका रहा, ये अमन कायम नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने थोड़े अरसे में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और अब जो है वो कामयाबी कि हमकिनार होना है। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, जनरल राहिल शरीफ एक रोल मॉडल के तौर पे जाने पहचाने जा रहे हैं। लोग इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी एक इस वक्त मैं अगर कहूँ ये बेजा न होगा कि दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर फौजी कौन है, फौजी सिपाही दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर कौन है, तो सब की उंगली एक ही नाम की तरफ, एक ही साहब की तरफ उठेगी, एक ही शख्स के तरफ उठेगी, और वो है जनरल राहिल शरीफ। पूरी दुनिया में अगर दुनिया के किसी भी मुल्क से जाकर के पूछेंगे पाकिस्तान के फौजी सरबराह का नाम क्या है, तो वो आपको बता देगा राहिल शरीफ। बल्कि आप दुनिया के किसी भी फौजी जनरल का नाम किसी मुल्क का पूछें, किसी से भी पूछें, उन्हीं लोगों से पूछें जहाँ के वो बासी, किसी को कुछ पता नहीं होगा। तो ये क्रेडिबिलिटी है, और उन्होंने ये क्रेडिबिलिटी अपनी जान को हथेली पे रख करके दी है। पाकिस्तान के वक़ार के ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने देनी है। जब आपने देखा कि ये जो मुला अख्तर वाला वाक़या हुआ, ड्रोन का हुआ, तो पाकिस्तान ने पहली बार इतना सख्ती से एहतजाज किया, कहा कि ये ड्रोन की हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, और पहली बार किसी थाने में अमेरिका के खिलाफ FIR कटी है। इससे पहले कभी ये चीजें ऐसे हासिल नहीं होती। ये जो इज्जत है ये ऐसे नहीं है, उठा के नहीं देते। इज्जत पैसों में नहीं मिलती है, इज्जत वकार से मिलती है, डिग्निटी से मिलती है, रिस्पेक्ट से मिलती है, और कौमी तशख्खुस पर जो भरपूर एतमाद उससे मिलती है। तो मेरे ख्याल में राहिल, अच्छा दूसरी बात ये है कि कई ममालिक में, एक ममालिक में नहीं कई ममालिक में जब राहिल शरीफ जाते हैं तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है। ये मैं समझता हूँ ये राहिल शरीफ की इज्जत नहीं है, ये हम सब पाकिस्तानियों की इज्जत है, हमारे मुल्क की। बिल्कुल जी। अच्छा, हम अब जो बात करना चाहते हैं कीमतों के हवाले से, जो डिस्कस भी हुआ था थोड़ा सा पहले, लेकिन हम प्रॉपर्ली इस पे जो है बात करते हैं। स्पेशली रमज़ान में क्या कीमतें बढ़ेंगी, क्या होगा? अभी से ही सुना कि लोग तो अभी से बात कर रहे हैं कि कीमतें अभी से बढ़ा दी, ताकि लोग ये ना बोले आगे जाकर जी रमज़ान में कीमतें बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम दो एंगल से देखते हैं। अगर अफरात ज़र को देखें तो बजट में भी ऐलान हो रहा है, तो अफरात ज़र कम किया गया। अफरात ज़र महंगाई को कहते हैं, और उन्होंने अभी जो पैकेज दिया है वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए, उसमें वो अशिया जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों को कम करके सब्सिडाइज रेट पे फराहम करने का मौका मिले। बाहर शायद वो सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उस पर मिलेगी उन लोगों को
जो इस्तात इतनी रखते इसको अफोर्ड करने की। लेकिन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक स्पेकुलेटिव तबका है, सट्टेबाज तबका है, जो होर्डिल करके मसनूई किल्लत करके अपने पास स्टॉक जमा करके कीमतों को बढ़ा के फ़ायदा उठाता है। खजूर की कीमतें आप देखिए जिस रफ्तार से बढ़ी हैं। पाकिस्तान दुनिया में वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स है। हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। ये बात अलग है कि हम प्रोसेसिंग करके उस पैकेजिंग की शक्ल में उसमें बादाम डाल के ये वो नहीं करते हम रॉ, लेकिन हमारे यहाँ की सिंध की खजूरें पूरी दुनिया में बड़ी मारूफ है। आज रमज़ान आ रहा है, खजूर सुन्नत है रोज़ा खोलने के लिए, हर अमीर गरीब उसको इस्तेमाल करता है। उसकी कीमत 100 रुपये से ऊपर किलो हो चुकी है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं कश्मीर मैं अपना कमिश्नर कराची को, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर ज़िला में जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं, उनको कहता हूँ कि ये मौका है सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने का। जो कीमतें अभी से बढ़ा रहे हैं और आखिर में जैसा भी आपने कहा कि रमज़ान में उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वहाँ पे आप प्राइस कंट्रोल लिस्ट को चेक करें, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फाइन करें। गरीब आदमी देखें दुनिया में जब रमज़ान सॉरी अपना वो आते हैं, ईस्टर आते हैं, जब क्रिसमस आता है, जब न्यू ईयर आता है, तो सेलें लग जाती हैं। 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। और हमारे यहाँ ये रमज़ान और ईद की महीना है तो चीज़ें बढ़ाई। बल्कि हमने और भी ममालिक के हवाले से देखा है कि रमज़ान में भी कीमतें और दूसरे ममालिक में कम हो जाती है, सेल्स वगैरह ज़्यादा, ईद की सेल्स वहाँ पर, हालांकि वो वहाँ पर जो है मतलब डिस्काउंट थोड़ी भी होती है, फिर भी उसके बावजूद जो है वहाँ पर ये सब जो सहूलियात होती हैं। क्या कहेंगे जी? रमज़ान शरीफ आ रहा है और मैं आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसाक डार, जिन्होंने ओगरा की ये साजिश नाकाम बना दी कि वो आज से एक महंगाई का एक जो बम गिराने वाले थे, और उससे ये होता है कि लोगों की उंगली जो है वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की तरफ उठती, जो हार्ट के ऑपरेशन से गुजर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ के रमज़ान में इन्होंने रेट बढ़ा दिए। ये उन्होंने कहा है कि वो कैसे 8 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत रमज़ान शरीफ में तेल की कीमतें बढ़ने नहीं देगी। इट्स अ गुड मेजर। दूसरी बात ये कि हम लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे व्यापारी हैं, जो ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं, और हर साल उम्रे पे भी जाते हैं, और रमज़ान में तो अगर आप ये आदाद शुमार ले लें तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब जाने वालों का तादाद दुनिया के दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक से पाकिस्तानियों का ज़्यादा होगा। और वो क्या करते हैं कि जो कुरान शरीफ जो हमें एक तरावी में 1 महीने में ख़त्म करना है, वो 3 दिन या 5 दिन में ख़त्म करके फिर वो जेबें लोगों की काटना शुरू कर देते हैं। और हर साल, खुदा करे इस साल ऐसी बात ना हो, हर साल जब ईद करीब होती है तो एक आध न्यूज़ ऐसी मिलती है कि बाप खुदकशी कर लेता है क्योंकि उसके पास बच्चों के ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। हम इस्लाम का किला है, हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि अच्छा, रोज़ा बुनियादी तौर पर कसर नफ्सी का काम है कि ताकि आप रोज़ा रखें कि आपको भूख का एहसास हो, आपको गुर्बत का एहसास हो, आपको प्यास का एहसास हो कि इस गरीब पे क्या बीती होगी। जबकि तमाम आप देखें, असल में आज हमारा जो सेकंड हाफ जो है वो हम इसी वाले से ही करेंगे कि हम अपनी खुराक का कैसे ख्याल रखें, क्या खाएं। मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात भी कि जिस तरह आपने कहा कि एक एहसास जो है ना वो होना ज़रूरी है। वो एहसास की बजाय बल्कि हम जो एहतमाम देख रहे होते हैं, जो ज़िया देखते हैं चीज़ों का कि कितना कितना जो है वेस्टेज जा रहा होता है, वो क्यों है, किस लिए है। और अपनी सेहत का अगेन वही बात कि अस्पताल जो है वो नहीं भरे होने चाहिए, बल्कि आप जो है सेहतमंद जो है वो ज़्यादा होने चाहिए लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैं यही कह रहा था कि आप अपने घर का, मेरे घर का, बेग साहब का पूछ लें। बीवियों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि बजट बढ़ाएं क्योंकि रमज़ान आ रहा है। अरे भाई, रमज़ान आ रहा है तो सारा दिन भूखे रहे। Exactly. उसके बावजूद हम अपने घर से बजट बल्कि कम होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और